हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे क्रेजी ट्रीज में। दोस्तों, आज लेके आया हूँ घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक। और ये 1992 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी सब्जेक्ट का और सभी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आज जो है सिर्फ हिस्ट्री का, प्राचीन हिस्ट्री करने वाले हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। तो इनमें से सिर्फ आज देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वह हुआ है मेहरगढ़ से। दोस्तों, आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग कहा जाता है? तो दोस्तों, यह है ताम्रपाषाण युग को। ठीक, ताम्रपाषाण युग जिसमें तांबा और पत्थर के बने हुए औजारों का प्रचलन मिलता है। ठीक है, औजारों का उपकरण किया जाता है, तो उसी को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो है लाल। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़ते हैं वो आदि ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो है पक्की ईंटों से बनी इमारत। जैसे कि आप इसको बॉक्स में जो दिया हुआ वो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका आंसर वही लोथल। लोथल कहाँ पे? गुजरात में है। आगे चलते हैं। इसको और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए देखने में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हाल प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है बनावली। बनावली कहाँ पे? हरियाणा में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों का निशान मिला है? जोते हुए खेतों का वह है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। तो राजस्थान में कालीबंगा है, वहाँ से जोते हुए खेतों का निशान मिले हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं? कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित है। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित एंड एम एस वत्स, बी एस स्मिथ। इसका जो आंसर है वो है बी एस स्मिथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, बोगज गोई का यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो वहाँ के अभिलेख प्राप्त हुए, उनमें वैदिक देवी एवं देवता का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ये। आगे देखते हैं। जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो आप पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो पुरुषनी, उसका जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो है रवि नदी के नाम से। वर्तमान में रवि नदी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम है परुष्णी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं।
ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ना वो ऋग्वेद में मिलता है। किसे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सॉरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो है ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। वैशेषिक ने जो है ना प्रतिपादन किया था। ओके। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आप अगर जानते हैं तो आप तुरंत आंसर बता दे भी सकते हैं। मन में सोच कर रखिए, कुंडली ग्राम में। ओके, ये रहा आपका आंसर, आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? जो उसकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था। ओके। निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, वो है 14 पूर्व। आगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, जब महात्मा बुद्ध ये कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ओके। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? देखिए दोस्तों, त्रिपिटक जो अगर बोले तो वो बुद्ध का है, और त्रिरत्न बोले तो वो जो है त्रिरत्न जैन का है और त्रिपिटक बुद्ध का है। जैसे कि 24 नंबर क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म एंड जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, वो है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो उसमें है आत्मा दामन। ओके। बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो अभी जो है ना वो पश्चिम चल रहा। ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो उसका जो आंसर है वो आजीविकों ने। ओके। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, वो है मखली गोसल जो है उसके संस्थापक थे। किसके? आजीवक के। उसके बाद पतलीपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये तो सबको पता है, उदीन। आप कमेंट में बताइए उदीन के पिताजी का नाम क्या था? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पतलीपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? इसका आंसर वही है उदीन, चयनित तो ही किया था, संस्थापक भी उसी को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पतलीपुत्र बसाया था? तो इसका भी आंसर उदीन ही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का जो है ना गणतंत्र वो लिच्छवी में किया गया था। नेक्स्ट, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? मगध की प्रारंभिक राजधानी वो राजगिरी है, जिसे अभी गिरिवराज या राजगिरी या
राजगीर कहते हैं। ओके। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक, हर्यक वंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंद्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो वो है विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर ये विलियम जोन्स। आगे चलते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप थे। प्रिंसेप थे, जो कि 1800 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जेम्स प्रिंस नामक अंग्रेजी विद्वान ने अशोक के लेख को ब्राह्मी लिपि का उदाचन किया। या पढ़ लीजिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका है। बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग हर क्वेश्चन, मतलब हर एग्जाम में पूछता है ये। इंडिका का लेखक कौन था? तो ही मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर बी। मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज दूत किसका था? सेल्यूकस का था। ओके। अंतिम मौर्य सम्राट था वो किसका? बृहदत्त का। ऑप्शन नंबर डी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो है जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ये। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो है खारवेल। ओके, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। कालिंग नारेश खारवेल का संबंध था। तो आप उसका ये आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ई। अब ऑप्शन ई है तो आप बॉक्स में पढ़ के आप समझ सकते हैं इसको। ओके। क्वेश्चन नंबर 44। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे वह है स्कंदगुप्त। कौन है? स्कंदगुप्त। ओके। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो वो जो है बिना जोते हुए जंगली भूमि को। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। वो कब की थी? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में। वो 518 ईस्वी में आया था। ओके, जैसे बॉक्स में दे रखा है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो यहाँ पे हर्षवर्धन है। ओके, तो हेनसंग ने किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसंग ने भारत की यात्रा की थी। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन की पुस्तक का नाम वो है राजतंत्र गिनी। राजतंत्र गिनी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो वो जो है दोस्तों बिहार में अवस्थित था। ओके। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है न्यायदेव। न्यायदेव था। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था वो है
हरि सिंह कर्नाट। ओके दोस्तों, जिसका प्रश्न सकते हैं, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे जिन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ओके, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्दीत हुई थी? तो वो है धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन नंबर डी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी वो कश्मीर में की गई थी। ओके, आप बॉक्स वाला ही पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वह महाकश्यप। ऑप्शन बी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी, जो वो महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी वो राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनमें संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, या 2 स्तंभों एवं 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है। जैसे कि जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बता सकते हैं जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोधगया में, प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, निधन हुआ था कुशीनगर में। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोधगया में जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो गौतम बुद्ध का। ओके, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई, तो गौतम बुद्ध का जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा युग में प्राप्त हुआ था? तो उस टाइम जो है ना कनिष्क था, कनिष्क के काल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिला था। ओके, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो जो है वैशाली में थी। ऑप्शन नंबर ये सही है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में और छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो इनका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग कौन सा है? वो गुप्त युग है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन। ऑप्शन नंबर सी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था जो लागू किया गया था वह सैनिक की सुगमता से भर्ती है। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। दोस्तों एक कारण वाला है, तो जैसे कि नीचे दो व्यक्ति दिए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारण, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण, महावीर को राज्य के प्राचुर्य मिलना बंद हो गया।
उपयुक्त दोनों वाक्यों के स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? जैसे कि दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोनों आर और मतलब ऑप्शन नंबर बी है, दोनों ए और आर सही व्याख्या है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका जो आंसर है वो बी है। आगे चलते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में है। ओके। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की जो राजधानी थी वो अगर देखा जाए पटलिपुत्रा और गिरिवराज दोनों थी। ये भी था, ये भी था। बाकी चंपा ये तो नहीं था, वैशाली ये भी नहीं था। तो पटना और गिरिवराज ये दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आप याद रखिए प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर पटलिपुत्र, वैशाली, यहाँ पे चंपा, अंग। तो इसका जो आंसर है वो है ई नंबर, क्योंकि वहाँ पे आपको दिया गया था कि जैसे कि यहाँ पे पटलिपुत्र और वैशाली, तो इनमें महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी दी गई। तो महाजनपद है ना, जब महाजनपद की जिक्र हुआ तो यहाँ पे वैशाली भी आता है और चंपा भी आता है, अंग भी आता है, इसीलिए इसको ये माना गया है। तो आगे चलते हैं। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो वह है मौर्य वंश। मौर्य वंश ने शासन किया था। इसके बाद देखते हैं जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ वह है विशाखादत्त। विशाखादत्त। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान का जो समकालीन था वो है धनानंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। पटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, वह लकड़ी का बना हुआ था। इसमें जैसे कि आप बॉक्स में पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ही दुख दर्द वाला घटना घटा है उसके साथ। नेक्स्ट चलते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका जो आंसर है शिवाजी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी। ओके। नेक्स्ट, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। कालिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख और अशोक का सोपारा शिलालेख। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये इम्पोर्टेंट है तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक इसमें सम्मिलित नहीं था, मतलब श्रीलंका, बिहार भी था, कलिंग भी था, अफगानिस्तान भी था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के समय में जो बौद्ध सभा का जो आयोजित की गई थी वो पटलिपुत्र में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो वो प्राकृतिक भाषा थी, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह खरोष्ठी लिपि। देखते हैं, इसमें बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया है, और बाकी ये नॉर्मल सी, मतलब कोई भी अगर बिहार पुलिस, एसआई, ऐसे में भी पूछा जाता है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो उसका जो है ये है आंसर है दोस्तों, सॉरी ई दे रखा है इसमें, तो आप इसको पढ़ के, यहाँ पे जिस तरह दे रखा है आप इसको पढ़ के आप लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह बर्बो स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो वह है प्रियदर्शी। शिलालेख में प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। कैटिली के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियाँ। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है, अर्थशास्त्र मतलब जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक। लेकिन सब कोई मारता है कि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी का होता है, आर्थिक जीवन, तो ज़्यादातर इसी को मारता है। लेकिन नहीं, वो जो था ना वो राजनीतिक नीतियाँ से थी, इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे आदमी गलती कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कैटिली की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? सेम क्वेश्चन, तो इसका आंसर ई माना गया है। आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और आभास्य, विदेश नीति, धन, इसीलिए इसको ये माना गया क्योंकि वो तो राजनीतिक से ये था, इसीलिए इसको ये माना गया है। तो आगे चलते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित की थी? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो 5 श्रेणी में विभाजित किया गया था, सॉरी मतलब 7 श्रेणी में विभाजित किया गया था। जैसे कि इसमें दे रखा है, दार्शनिक, कृषि, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद, ये सब दे रखे थे। आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट चलते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजित का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो उसका आंसर है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिया में अच्छे से विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथायन सी किसने लिखी थी? तो इसका जो आंसर है ये दे रखा है, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस हैं या रोमन मिस्र के बंदरगाह से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है, और इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक नाविक ने लिखा। इसमें भारत के आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्ण उपलब्ध है वह कौन सा है? इंडिका। नेक्स्ट चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? वह चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, ऑप्शन नंबर ये। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शुंग, मेनेंडर, ये दोनों तो नहीं किया है।
बीमा कदफिसेस, तो ये बीमा कदफिसेस ने किया था। ओके, आगे चलते हैं। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली हैं, वह कुषाणों के समय में। ऑप्शन नंबर ये। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किए हैं? तो वह कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सुंग वंश के बाद जो है ना, वो कान्वा ने राज किया था। नेक्स्ट, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का जो नाम जुड़ा है दोस्तों, वो है हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी। अब क्यों जुड़ा है, तो ये इससे आप जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नागरों का कार्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? वो है गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें थोड़ा ये है कि इसका आंसर ई माना गया है। इसमें क्लियर से दे रखा है इसमें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में जो कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। पहली बात, उत्तर भारत में कोई उस तरह का बंदरगाह था ही नहीं। उत्तर भारत वाले क्या करते थे, जैसे कि बंगाल में जो है ना, बंगाल के बंदरगाह यूज़ करते थे, और दक्षिणी पूर्व ऐसे जो जैसे कि चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि, ये जो है बंदरगाह बंगाल के बंदरगाह से वेले को व्यापार करते थे। बाकी पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह ब्रिगुच्छक, जिसे भादोच कहा जाता है, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इनके अलावा कालियन तथा बम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ओके, जिसके कारण इसको ये माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं। किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त वंश में जो है ना, भूमि राजस्व की जो दर था वो उपजाऊ का 6ठा भाग था। आगे चलते हैं। भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो वो है गुप्त का। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो दोस्तों आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ये, आर्यभट्ट। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है ई। नेक्स्ट चलते हैं कि अब ई क्यों दे रखा है, तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। चीनी यात्री हेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि मैं आपको ऊपर में बता चुका हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय में लिया था। ओके। हेनसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो वो था मथुरा। ऑप्शन नंबर बी। कवि वन निवासी था पतलीपुत्रा का? कहाँ का? पतलीपुत्रा का। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट देखते हैं। चीनी यात्री
इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग कितनी ईस्वी में? इनमें से कोई नहीं। आप बॉक्स में देख सकते हैं जहाँ कब कब आया था, नहीं आया था, वो दे रखा है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान ने जो यात्रा किया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कुमारगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय उस टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही प्रसिद्ध था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। सुवर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवबल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? दोस्तों उसका जो आंसर है बालपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे वह मुसलमान। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चांदेल। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो संगम साहित्य में जो नहीं हुआ है वह कदम्ब, चेर का हुआ, पंडे का हुआ, चोल का हुआ, लेकिन कदम्ब का नहीं हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। संगम युग में ओरियूर किस लिए विख्यात था? तो इसका जो आंसर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ओके। ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा राक्षस का लेख निम्न में से कौन है? और विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। पृथ्वीराज रसों के लेखक हैं यह चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर डी। स्वप्नवश दत्ता के लेखक हैं भास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसका जो आंसर है वो कालिदास ने लिखा था। किरातार जूनियर पुस्तक किसने लिखा था? जिसका आंसर है भारवी ने लिखा था। दोस्तों और इसका कुछ टोटल 126 क्वेश्चन है, इसको पूरा कंप्लीट कर ही देता हूँ। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका जो आंसर है मिलिंद पन्हो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बनभट्ट ने लिखा था। ओके। चोल वंश का संस्थापक कौन था?
चोल वंश का जो संस्थापक था विजयालय। ऑप्शन नंबर ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल जो प्रसिद्ध था दोस्तों वह है ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों वह है चोल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? और गोपुरम। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक ही, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। मेडिवल हिस्ट्री, आधुनिक मध्य भारत को लेकर। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।